Hi, good morning. Welcome back to IK Classroom. देखिए दिस टाइम आई एम विद द पार्ट 2 ऑफ द लैक ओपेरॉन. तो लैक ओपेरॉन का जो पार्ट 2 है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लैक ओपेरॉन म्यूटेंट्स. दिस इज़ वन ऑफ द हॉटस्पॉट टॉपिक फॉर CSR लाइफ साइंस. तो देखिए अगर मैं लैक ओपेरॉन के म्यूटेंट्स की बात कर रहा हूँ तो लैक ओपेरॉन के म्यूटेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सबसे पहले हम केस फर्स्ट जो है ना पहले देखते कि हम नॉर्मली डिस्कस करें कि नॉर्मल केस में क्या होगा. जैसे अगर आपको याद होगा मैंने आपको ओपेरॉन में बताया था कि यहाँ पे एक रेगुलेटरी जीन है I+. तो जब इसमें ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा तो mRNA मिलेगा और उसमें जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा तो हमें यहाँ पे एक प्रोटीन मिलेगा. ठीक है, तो डैट इज़ द रिप्रेसर, डैट इज़ द लैक रिप्रेसर. तो ये जो लैक रिप्रेसर है वो फिर मैंने आपसे ये कहा था कि जो लैक रिप्रेसर है इट विल बाइंड टू अ स्पेसिफिक सीक्वेंस एट द DNA जिसे हम ऑपरेटर कहते हैं. ठीक है, जिसे हम ऑपरेटर कहते हैं. तो ये जो ऑपरेटर है, ये जो लैक रिप्रेसर है, अगर ये ऑपरेटर नॉर्मल है तो डैट मीन्स मैं इसको प्लस साइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. डैट मीन्स आई एम सेइंग दैट इट्स द नॉर्मल नाउ. तो ये लैक रिप्रेसर यहाँ पे बाइंड होगा तो ये अपना फंक्शन जो है ना एग्जीक्यूट करेगा. तो इस केस में हमारा केस जो है ना कि अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो आपका जो ओपेरॉन है वो ऑन रहेगा क्योंकि लैक्टोज आएगा, वो कन्वर्ट होगा एलो लैक्टोज में और रिप्रेसर को तोड़ेगा. ठीक है ना, और वह यहाँ से रिप्रेसर अनबाइंड होगा और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नॉर्मल चलेगा. और इस केस में अगर लैक्टोज आपका एब्सेंट होगा तो जो आपका ओपेरॉन है डैट विल बी इन ऑफ कंडीशन. तो डैट मीन्स हम नॉर्मल कंडीशन में ये बोल सकते हैं व्हेन देयर इज I+O+, इन्हें दोनों अगर नॉर्मल है, I भी नॉर्मल है, O भी नॉर्मल है, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो आपका ओपेरॉन है इट इज़ रेगुलेटेड, नंबर फर्स्ट, एंड नंबर सेकेंड इट्स ऑफ कोर्स इंड्यूसेबल. इट्स रेगुलेटेड एंड इट्स इंड्यूसेबल. now if we talk about the regulatory gene that is I+, तो अगर मैं I+ की म्यूटेंट्स की बात करूं तो I+ में 3 तरह के म्यूटेंट्स हो सकते हैं. द नंबर फर्स्ट दैट इज I-, जिसको हम I- से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द नंबर सेकेंड इज I+, एंड द नंबर सेकेंड इज I-D. सी व्हाट विल हैपन. देखिए जो ये I- है, इस केस में क्या होगा कि जो हमारा रेगुलेटरी जीन है वो रिप्रेसर नॉर्मली बनाएगा. जैसे रिप्रेसर बन जाता था, रिप्रेसर बिल्कुल नॉर्मल होगा, देयर विल बी नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है ना, बट इन केस ऑफ I-, देयर विल बी नो फंक्शनल रिप्रेसर. तो इसमें कोई फंक्शनल रिप्रेसर नहीं बनेगा इस केस में. द सेकेंड इज I+. तो I+ केस में क्या होगा, जो आपका लैक रिप्रेसर है वो नॉर्मल होगा, यानी जो लैक रिप्रेसर है वो नॉर्मली बन जाएगा. बट इस केस में जो लैक रिप्रेसर आपका बनेगा इसमें एलोलैक्टोज बाइंडिंग साइट जो है डैट विल बी एब्सेंट. यानी इसमें एलोलैक्टोज बाइंडिंग साइट जो है ना वो प्रेजेंट नहीं होगा. ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं I-D की. देखिए इस केस में क्या होगा, इस केस में भी जो लैक रिप्रेसर है यहाँ पे, तो लैक रिप्रेसर जो है ना देयर इज नॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ द लैक रिप्रेसर, बट जो लैक रिप्रेसर है देयर इज नो DNA बाइंडिंग साइट, DNA बाइंडिंग डोमेन. तो इसका मतलब ये हुआ जो I- है देयर विल बी नो फंक्शनल रिप्रेसर, बट इन केस ऑफ I+, the lac repressor is normal but allolactose binding site is missing, and in case of I-D, the lac repressor is again normal but there is no DNA binding site, DNA binding domain. But that means in that case it cannot bind to its operator. So let's see in all these cases what will happen. So मैं केसेस को ऐसे डिस्कस करूंगा कि मैं O को नॉर्मल मानूंगा हर केस में. तो पहला केस हम लेते हैं, इफ देयर इज I-, O+. तो इस केस में क्या होगा, तो I- हमें ये शो कर रहा है
देखिए ओ प्लस शो कर रहा है कि ऑपरेटर नॉर्मल है, और आई माइनस हमें ये शो कर रहा है कि यहाँ पे कोई लैक रिप्रेसर नहीं बनेगा। तो अगर लैक रिप्रेसर नहीं बनेगा तो इस केस में अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा या लैक्टोज एब्सेंट होगा, दोनों केस में जो ऑपेरॉन है वो ऑन रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे रिप्रेसर बन ही नहीं रहा है। तो दैट मीन्स चाहे लैक्टोज प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, दोनों केस में ये जो ऑपेरॉन है ऑन रहेगा। तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं ये जो ऑपेरॉन है नाउ इट इज नॉन रेगुलेटेड, इट इज नॉन रेगुलेटेड, इट इज एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूटिवली। तो ये कंटिन्यूसली क्या होगा, ऑन कंडीशन में होगा, ठीक है ना, बट इट विल बी इंड्यूसेबल, राइट। देखिए सेकंड केस जो मैंने लिया था कि जो दूसरा म्यूटेंट है हमारा IS, तो इस केस में भी मैंने ऑपरेटर को मान लिया कि ऑपरेटर हमारा नॉर्मल है। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, देखिए IS जो है यहाँ पे क्या होगा कि IS में ट्रांसक्रिप्शन नॉर्मल चलेगा, और ट्रांसक्रिप्शन नॉर्मल चलेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि जो IS से mRNA बनेगा उससे नॉर्मल प्रोटीन बनेगा, यानी जो रिप्रेसर होगा वो यहाँ तक तो नॉर्मल बनेगा, बट डिफेक्टिव होगा। डिफेक्टिव ये होगा कि उसमें एलोलैक्टोज बाइंडिंग साइट तो होगी नहीं। दैट मीन्स जब ये रिप्रेसर यहाँ पे जाएगा और अपने ऑपरेटर के साथ बाइंड होगा, तो एक बार ये ऑपरेटर के साथ बाइंड किया उसके बाद ये कभी यहाँ से रिमूव नहीं होगा, क्योंकि रिप्रेसर को यहाँ से रिमूव करता है कौन, एलोलैक्टोज। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे एलोलैक्टोज है भी तो वो इसको बाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इस पे बाइंडिंग साइट तो है नहीं। तो इन दैट केस हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारा लैक्टोज प्रेजेंट भी है तब भी ये ऑफ ही रहेगा, और अगर हमारा लैक्टोज एब्सेंट है तो तब तो ऑफ था ही, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड केस कि जब ये वाला म्यूटेंट होगा, दैट मीन्स IS, जिसमें एलोलैक्टोज बाइंडिंग साइट प्रेजेंट नहीं होती। नाउ द थर्ड केस इज अगर हमारे पास I-DO+, यानी ऑपरेटर में फिर से नॉर्मल रह रहा हूँ, बट इस टाइम जो म्यूटेंट है दैट इज अब डिफरेंट टाइप। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में फिर से जो लैक रिप्रेसर है वो नॉर्मली सिंथेसाइज होगा, ठीक है ना, बट उसमें डिफेक्ट ये होगा कि उसमें DNA बाइंडिंग डोमेन जो है वो मिसिंग होगा। तो इन दैट केस अगर यहाँ पे ऑपरेटर नॉर्मल है, ये रिप्रेसर यहाँ पे बन तो गया, बट ये ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं हो सकता, क्योंकि ऑपरेटर जो है एक DNA सीक्वेंस है, और DNA सीक्वेंस के साथ बाइंड करने के लिए इसके पास एक DNA बाइंडिंग डोमेन होना चाहिए, बट इसके पास DNA बाइंडिंग डोमेन है नहीं। तो इन दैट केस इट कैन नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर, एंड व्हेन इट कैन नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर वी कैन से इफ द लैक्टोज इज प्रेजेंट still this will be on, and if lactose is absent still it will be on। तो दोनों केस में क्या होगा, ऑन की कंडीशन में होगा, ठीक है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज नॉन रेगुलेटेड या अनरेगुलेटेड, ठीक है, बट इट इज इंड्यूसेबल एट द सेम टाइम, ठीक है। सो दीज वर द 3 म्यूटेंट्स जो आई से रिलेटेड थे, ठीक है ना। तो अगर हम ओह के केस में देखें अब, तो मान लीजिए अब हम आई को नॉर्मल मान लेते हैं और ओ को म्यूटेंट मानते हैं, म्यूटेटेड मानते हैं। तो इस केस में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या कभी कभी हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं OC से। तो इस केस में क्या है कि आपका रेगुलेटरी जीन नॉर्मल है, तो जो आपका रिप्रेसर यहाँ पे बनेगा दैट विल बी नॉर्मल। तो जो रिप्रेसर नॉर्मल बनेगा, लेकिन ऑपरेटर नॉर्मल है नहीं, तो दैट मीन्स ये अपने ऑपरेटर के साथ बाइंड तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो ये ऑन कंडीशन में होगा, और जब लैक्टोज एब्सेंट होगा तो तब भी ऑन कंडीशन में होगा। सो इट इज अगेन हियर नॉन रेगुलेटेड, वी कैन से इट इज इंड्यूसेबल म्यूटेशन, राइट। नाउ सी, इसमें जो यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें ये, दैट इज the dominance of the mutants. So let's to check the dominance, to check the dominance of mutants। तो म्यूटेंट्स की डोमिनेंसी हम कैसे चेक करें, इसमें मैं पहला केस लूँगा। मान लीजिए मेरे पास
म्यूटेंट जो है दैट्स आई प्लस एंड आई नेगेटिव, तो उसमें मुझे यही कहना होगा कि इसमें से जो म्यूटेंट है, कौन सा म्यूटेंट जो है ना डोमिनेंट रहेगा। देखिए सबसे पहले अगर मैं आई प्लस की बात करूं, जैसे हम अभी पीछे कर चुके हैं यहाँ पे कि आई प्लस जो है ना दैट्स अ नॉर्मल कंडीशन, इसमें लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो ऑपरेटर ऑन ओपेरॉन ऑन होगा, और लैक्टोज अगर एब्सेंट होगा तो ओपेरॉन क्या होगा, ऑफ होगा। लेकिन आई नेगेटिव के केस में यानी आई माइनस के केस में मैंने देखा कि अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये ऑन होगा, और अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो इन दैट केस इट्स अगेन ऑन, दोनों केस में ऑन होगा। मैं ऐसा करता हूं, मैं दोनों ओपेरॉन्स को मिलाता हूं। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या होगा। देखिए जब मैं इन दोनों ओपेरॉन्स को मिलाता हूं, एक का रेगुलेटरी जीन जो है नॉर्मल है और दूसरे का रेगुलेटरी जीन जो है म्यूटेटेड है, और कौन सा म्यूटेंट प्रेजेंट है, आई नेगेटिव। डैट मीन जो ये आई प्लस है यहाँ पे, ये आपको नॉर्मल रिप्रेसर देगा, और जो आई नेगेटिव है यहाँ से कोई रिप्रेसर नहीं बनेगा। बट हमें याद रखना होगा जो रेगुलेटरी जीन से यहाँ पे प्रोटीन बनता है, इट इज ट्रांसएक्टिंग, इट इज ट्रांसएक्टिंग। ट्रांसएक्टिंग का मतलब ये हुआ ये किसी और ऑपरेटर पे जाके यानी किसी और ओपेरॉन के ऑपरेटर पे जाके भी बाइंड हो सकता है। तो डैट मीन्स ये जो रिप्रेसर यहाँ पे बनेगा ये इस ऑपरेटर पे भी बाइंड होगा, इस ऑपरेटर पे भी बाइंड होगा। सो इन दैट केस वी कैन से अगर यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये ऑन होगा, और अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो ये ऑफ होगा। सो दिस इज द नेट रिजल्ट, दिस इज द नेट रिजल्ट। ठीक है, तो नेट रिजल्ट हमें यही मिला। तो इसका मतलब ये हुआ नेट रिजल्ट जो है ना दैट रिजेम्बल्स विद द आई प्लस। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जो डोमिनेंट है दैट इज आई प्लस, सो आई प्लस विल बी डोमिनेंट ऑन आई नेगेटिव। ठीक है, नाउ लेट्स टेक द सेकंड कंडीशन। सेकंड केस में ऐसे लेता हूँ कि अब मैं जो दो म्यूटेंट्स लेता हूँ दैट इज आई प्लस एंड आई माइनस डी। अब जरा इसको देख लीजिए, आप समझे कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ जिसमें आई जो है नॉर्मल है यानी दिस इज आई प्लस, और ये हमारा ऑपरेटर है ओ प्लस। और जो सेकंड केस में यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, और सेकंड केस में मैं जो आई हमारा है म्यूटेटेड है दैट इज आई माइनस डी, और जो उसमें ऑपरेटर है दैट्स अगेन नॉर्मल, दैट्स ओ प्लस। अब देखिए जब यहाँ से रिप्रेसर बनेगा तो डैट मीन्स पहले बहुत सारे प्रोटीन्स बनेंगे इस तरह से, और यहाँ से भी प्रोटीन्स बनेंगे, यहाँ से भी आपको प्रोटीन्स मिलेंगे इस तरह से। जब इसमें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा तो डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगे। अब देखिए चांसेस यहाँ पे क्या है, सबसे चांसेस ये है कि पहला जो रिप्रेसर है हो सकता है उसमें जो 4 मॉलिक्यूल हैं इट्स अ टेट्रामर, तो ऑल द मोनोमर्स आर फ्रॉम दिस। तो दूसरा चांस ये है कि 3 मॉलिक्यूल जो है इसके हैं आईडी के, और 1 मॉलिक्यूल इसमें इस वाले प्रोटीन का जुड़ जाएगा, और तीसरे केस में हो सकता है इसके 2 मॉलिक्यूल्स हो तो उसके भी 2 मॉलिक्यूल्स हो इस केस में, और तीसरा हमारे पास जो यहाँ पे फोर्थ वन है दैट कैन बी लाइक दिस। तो दैट मीन्स यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल आपके बने रिप्रेसर के, बट इन 4 मॉलिक्यूल में अगर आप देखोगे, देखिए यहाँ से जो प्रोटीन्स मिले जो रेड कलर से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ दे आर डिफेक्टिव। इनमें से अगर एक भी प्रोटीन प्रेजेंट है तो वो सारे रिप्रेसर को डिफेक्टिव बना देगा। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे जो फंक्शनल रिप्रेसर है दैट इज ओनली 1। ठीक है ना, तो अगर एक ही रिप्रेसर यहाँ पे इफेक्टिव है तो इसका जो इफेक्ट होगा दैट विल बी लीस्ट, सो इट विल बी लीस्ट इफेक्टिव। सो इन दैट केस हम बोल सकते हैं कि अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो ये ऑन कंडीशन में होगा, ऑन कंडीशन में होगा, और अगर लैक्टोज एब्सेंट होगा तब भी ये ऑन कंडीशन में होगा। क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो रही है कि जैसे रिप्रेसर जो है ना वो फंक्शन ही नहीं कर रहा, क्योंकि आप देख लीजिए 4 मॉलिक्यूल में से 1 मॉलिक्यूल इफेक्टिव है, तो इफेक्ट जो है यहाँ पे लीस्ट होगा,
तो इन दैट केस हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं जो आपका I माइनस डी है, ठीक है ना, दैट इज डोमिनेंट ऑन द I प्लस। ठीक है, तो एक और केस मैं इसमें लेता हूँ। तो इसमें मैं अगर और एक केस लेता हूँ, दैट्स द केस ऑफ ऑपरेटर। देखिए, तो अगर मैं कंडीशन इस तरह से लिखता हूँ, इफ़ यू हैव ओ पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना, तो इन दैट केस हम देखते हैं कि यहाँ पे डोमिनेंट कौन रहेगा। तो सबसे पहले जो मैंने ऑपरेंड बनाया, इसमें रेगुलेटरी जीन जो है नॉर्मल है, तो इसमें ऑपरेटर जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, तो सेकंड केस जो मैं लेता हूँ यहाँ पे, इसमें जो रेगुलेटरी जीन है वो तो नॉर्मल है, लेकिन इसमें जो ऑपरेटर है दैट इज म्यूटेटेड। ठीक है, तो यहाँ से जो रिप्रेसर बनेगा, यहाँ से रिप्रेसर बनेगा वो तो नॉर्मल होगा। वो नॉर्मल रिप्रेसर जो है ना, जाके यहाँ पे तो बाइंड करेगा, बट यहाँ पे बाइंड नहीं कर सकता। ठीक है ना, यहाँ पे बाइंड नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए अगर रिप्रेसर यहाँ पे जाके बाइंड कर लिया, तो दैट मीन्स उसने इस ऑपरेटर को तो ऑफ कर लिया, बट इस ऑपरेटर को तो ऑफ नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर लैक्टोज एब्सेंट है तब भी ये ऑन होगा, और अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तब तो ऑन होगा ये। ठीक है ना, सो इस तरह से दीज वर द डिफरेंट म्यूटेंट्स जो हमने यहाँ पे स्टडी कर दी, और हमने उनकी डोमिनेंसी भी चेक की कि कौन सा म्यूटेंट जो है ना विथ रिस्पेक्ट टू अदर म्यूटेंट, क्या वो कौन सा म्यूटेंट जो है ना वो डोमिनेंट है और कौन सा जो है रिसेसिव है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू, फॉलो द चैनल, थैंक यू।